मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन निर्धनता कर रहे थे। उसमें हमने निर्धनता के बारे में जाना, निर्धनता के आंकड़े देखे, निर्धनता के कारण देखे, अपनी तरफ से निर्धनता को दूर करने के सुझाव दिए और फिर हम सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास कर रहे थे। तो उसमें हमने पहला जो है पॉइंट मनरेगा किया था। मनरेगा जो है सरकार का एक कार्यक्रम 2005 में लागू हुआ था, उसका हमने पढ़ा था। उसके बाद अन्य स्कीमें सरकार की आज करते हैं। दूसरी स्कीम राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में लागू की गई थी। यह योजना 150 पिछड़े जिलों में, देखो गजब की बात, वो मैंने आपको कही थी ना स्कीमें हर साल। 2004 में एक स्कीम आई, फिर 2005 में एक स्कीम आई। 2004 में 150 पिछड़े जिले चुने गए, 2005 में 200 जिले चुने गए। ठीक है ना। तो ये लागू की गई थी। तो ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम। केंद्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम का मतलब है सरकार जो है स्कीमें जब लेके आती है तो कई बार ये शर्त रख देती है कि भाई इतने परसेंट पैसा, 50%, 60%, 70% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और बाकी जो है पैसा राज्य सरकार को देना होगा। जो राज्य सरकार उतना पैसा देने के लिए रेडी होती है तो वहाँ पर वो स्कीम लागू हो जाती है, अन्यथा नहीं। और कई बार जो है केंद्र सरकार स्कीम ये कर देती है कि भाई पूरा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी। तो ये केंद्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम था, यानी पूरा पैसा सेंटर का था। तीसरी प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार, ये शिक्षितों के लिए थी। पहली दो योजना अनपढ़ों के लिए, ये शिक्षित बेरोजगारों के लिए। ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, इन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। यानी एक प्रकार से जो गांव में या छोटे शहरों में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उनको स्वरोजगार के अवसर, यानी कि एक प्रकार से उनको कम रेट पर ऋण देने की स्कीम थी। उनको सस्ती दर पर ऋण दे दिया जाता ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा काम कर सकें। उसके बाद फोर्थ है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। सेम वही जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लागू की गई थी, ये 1995 में चुनाव हो गए थे। हो सकता है नई सरकार ने ये लागू की, 95 में चुनाव हुए थे, नई सरकार आई थी, वो पहले वाली सरकार ने लागू की होगी, ये उसने सेम वही वर्डिंग है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था, वही वर्डिंग सेम। इसलिए तो मैंने आपको बताया था ना कि ये पैसे खाने के लिए योजना बनाते हैं, लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होता। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी स्वरोजगार योजना 1999 में। इसमें भी स्वरोजगार के लिए निर्धन परिवारों को बैंक से ऋण और सब्सिडी दी जाती थी लगातार। पहली दोनों योजना सेम थी, अनपढ़ गरीबों के लिए ये तीनों योजना सेम है, शिक्षित गरीबों के लिए थोड़े थोड़े समय बाद नाम बदल बदल कर आ रही है। उस योजना का जितना पैसा है जब वो खत्म हो जाता है, वो खा लिया जाता है तो नई योजना लागू कर देते हैं, या फिर सरकार बदल जाती है तो नई योजना लागू कर देते हैं। छठी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2000 में। मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, ये थोड़ा सा अलग है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे जारी करती है राज्य सरकारों को, जो मूलभूत सुविधाएं, जो हम शुरू में हमने टॉपिक्स लेसन स्टार्टिंग में किया था कि भाई बेरोजगारी क्या है कि लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं ना होना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य ये ना होना। तो उन मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार के लिए पैसा जारी करती है। इसमें क्या क्या मूलभूत सुविधाओं का विकास के लिए आया था ये पैसा? प्राथमिक स्वास्थ्य, यानी छोटे मोटे गांव में जो अस्पताल होते हैं, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी गांव के छोटे अस्पताल, छोटे स्कूल, उनके जो है बिजली वगैरह के काम, उनके वाटर सप्लाई वगैरह के काम, ये छोटे मोटे, ताकि गांव में विकास हो सके, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आई थी। और फिर 2000 में ही आई अंत्योदय अन्न योजना, ये भी ऐसी ही एक योजना थी। जैसे जो
ये थी काम के बदले अनाज कार्यक्रम। दूसरे नंबर पर 2004 में एक ऐसी ये थी, काम के बदले अनाज मिलता था। तो ये योजनाएं हैं, आपने देखी होंगी। 7 योजनाओं का हमने जिक्र किया और पता नहीं कितनी योजनाएं हैं जो सब पैसा खाने के लिए बनती हैं। हालात नहीं बदलते। मेरा मानना है कि एक भी योजना होती और सही तरीके से लागू की जाती तो हालात बदल सकते थे। योजनाएं आती रहती हैं और आती रहेंगी जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। और अंत में हम एक बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। शुरू में होनी चाहिए थी वास्तव में ये कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, गरीब कौन है, अमीर कौन है, वो प्रति व्यक्ति आय से ही तय होता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की इनकम जो कुल देश की राष्ट्रीय आय है उसमें से जनसंख्या को भाग दे दें तो वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय हो जाती है। और वो बहुत थोड़ी है भारत की, उस हिसाब से भारत गरीब देशों में आता है। उस हिसाब से भारत गरीब देशों में आता है। हमारी बुक में हमारे अड़ोस पड़ोसी देशों के आंकड़े हैं। श्रीलंका एक बहुत छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है, वर्षों तक गृह युद्ध में भी रहा है। वो हमारे सभी पड़ोसी देशों में सबसे अमीर है इस प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। राज्यों की यदि बात करें तो केरल और पंजाब सबसे आगे हैं इस प्रति व्यक्ति आय में। जो हमने राज्य निकाले थे ना, उड़ीसा, बिहार गरीबों में, जम्मू कश्मीर, पंजाब ये अमीर में, वो प्रति व्यक्ति आय भी उनमें एक आंकड़ा था। तो इस प्रकार आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है निर्धनता। कल मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, फिर एक दिन आपको बीच में तैयारी का और फिर इसका टेस्ट होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।